Assalamu alaikum dear students. I hope you all are healthy and safe. Um Welcome to second year and online classes of your second year. चलें बेटा, आपका जो मैंने बताया था पहले भी आपको ऑडियो जो मैसेज किया था उसमें कि बेटा सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है फ़र्स्ट ईयर से डिफरेंट है। इस वे में डिफरेंट है कि फ़र्स्ट ईयर में आपने ज़्यादातर फिज़िकल और ऑर्गेनिक का पोर्शन पढ़ा था, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ज़्यादा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और उसमें क्या चीज़ ज़्यादा जो प्रिवेलिंग है वो ये है कि एक बात जो बेसिक है वो ये है कि ये कार्बन की केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें कार्बन हमारे पास मेन एलिमेंट होगा, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे आगे, लेकिन कार्बन के भी वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें आप कहते हैं। बेटा ये हम स्टार्ट करेंगे जो है 7th चैप्टर से। चैप्टर का नाम है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पहली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको बेसिक्स बताई जाएंगी कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो सबसे ज़्यादा जिनका हमने ख्याल भी रखना है और जो मस्ट हैं। ठीक है, जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। स्टार्ट हो रहा है जी ये चैप्टर यहाँ से जी। मोर देन 200 years ago अर्ली केमिस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें एक बात समझ लें, ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे बेटा यहाँ पर मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ जो कुछ भी इनमें बताया हुआ है टॉपिक्स में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आसान वर्डिंग में। लेकिन जो बुक रीडिंग है, आप फर्स्ट ईयर का पूरा एक साल गुजार के आए हैं कॉलेज में, आई एम श्योर यू आर नाउ कैपेबल ऑफ रीडिंग इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कि आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा साल आपने जो है वो गुजारा है मेरे साथ कॉलेज में, तो इतना मुझे यकीन है कि रीडिंग का कोई इशू नहीं होगा, अब आप वो ज़रूर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो कंसेप्चुअल जो है वो स्टडी करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट दूंगी, जो चीज़ें हैं वो समझाऊंगी। नेक्स्ट डे आप मुझे बताएंगे कि जी इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये क्वेश्चन है, इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, तो बच्चे जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुरू से इनके दरमियान बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और पहले जो है इनका जो डिफरेंस है वो ओरिजिन का भी है कि सोर्सेज कहाँ से आते हैं ये, और दूसरा प्रॉपर्टीज़ का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे है कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चे याद रखें वैसे भी हमेशा ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एनी सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ज़्यादातर इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग सोर्सेज से आते हैं। अब ये जो बात थी ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पाए जाते हैं, इस बात ने एक साइंटिस्ट को ये बिलीव करने पे मजबूर कर दिया बहुत अरसे तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री, दे कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इन्हें लैब में खुद से नहीं बना सकते। ये एक मिथ था। ठीक है, मिथ समझते हैं ना, एक ऐसी चीज़ जो कि गलत हो, बहुत अरसे तक रही है ये बात, कंसेप्ट रहा है लेकिन गलत था वो। और साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि हमें एक ख़ास किस्म की जो है वो फोर्स चाहिए होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा सकती है, और इसे वाइटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो थ्योरी थी कि जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते, इसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है कि जी व्हाट इज़ वाइटल फोर्स, या फिर यूँ पूछ लेते हैं व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फिर दिस थ्योरी वाज रेफर्ड टू एज वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इट वाज थॉट दैट अ फोर्स इज नीडेड, या फिर अ स्पेशल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू synthesize organic compounds which can only be done inside living organisms। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन थी, इसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई, ब्रेक हो गई, जब पहली दफ़ा फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया जो है वो सिंथेसाइज़ किया। यूरिया बेटा जो है ना ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये उसने इनऑर्गेनिक चीज़ों से मिला के बनाया। किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो उसने लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये पहली दफ़ा हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज हुआ था। उसके बाद से ये जो मिसकंसेप्शन थी वो ख़त्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनाए जा सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इसके बाद जो है
इसके बाद बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए हैं, अभी भी बनाए जाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड, और हम करते भी हैं, ठीक है। उनमें पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये अमोनियम, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो आपने ये भी लिखना है कि क्या था, अमोनियम साइनेट से उसने क्या बनाया था, यूरिया। यूरिया होता है जी NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है NH2 होल ट्वाइस CO, यूँ भी लिख सकते हैं स्मॉल करके। चलें जी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी और वाइटल फोर्स के बारे में हो गया। ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है कि जी फ्रेडरिक वोलर ने जो है वो क्या किया था, या फिर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक वोलर इन वाइटल फोर्स थ्योरी, और या फिर यूँ भी पूछा जाता है कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, या हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर रीडिफाइन किया गया, और इसकी डेफिनेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जिन्हें हमें इकट्ठा मिला के हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आप उससे भी वाकिफ़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी वाकिफ़ हैं। वो इनऑर्गेनिक गैसेज हैं बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं बेशक कार्बन के ही कंपाउंड्स, लेकिन दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पर बता दी है कि हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, और उनके डेरिवेटिव्स। अब फीचर्स हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इनका खासा है, आप कह सकते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जी पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस ही कार्बन पर करती है, तो बच्चे कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। अब कैटिनेशन क्या है बच्चे, कैटिनेशन को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, डिफाइन भी उन्होंने किया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स। कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये चेन्स या रिंग्स बनाता है। कैसे बनाता है, कार्बन के जो एटम्स हैं ये अपने साथ ही मिल के इस तरह जो है वो चेन बनाते जाते हैं, जितना मर्जी लंबा बना लें, 300 400 मिलियन ऑफ कार्बन भी मिल के इस तरह की चेन्स बना सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमें पूरी रखनी होती है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी, यहाँ पे 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, 4 होती है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। कार्बन हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड्स तक जो है वो बना लेता है, और उसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो है वो इसको यूँ कर लेते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जितने मर्जी कार्बन और ऐड कर सकती हूँ। ये खासियत है कार्बन की, आपने बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं देखा होगा। आपने नहीं देखा कि नाइट्रोजन इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलता जाए, सल्फर मिलते जाएँ, 1 या 2 मॉलिक्यूल एटम्स उनके आपस में इस तरह लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग चेन या रिंग्स बनाने की प्रॉपर्टी है ये कार्बन की खासियत है, ठीक है। इसीलिए कार्बन के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये कैटिनेशन हो गई, ठीक है। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने ही साथ जो लिंक करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी है कि अपने साथ भी कर सकती है, और दूसरी बात एक और ख़ासियत जो पेकुलियर नेचर है कार्बन की वो ये है कि कैटिनेशन के अलावा कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, डबल बॉन्ड भी, और ट्रिपल बॉन्ड भी। और ना सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि किसी और एटम के साथ भी, लाइक अगर ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो बना लेती है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलके जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है। ये खासियत है कार्बन के एटम की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी नॉन आयनिक करैक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब नॉन आयनिक करैक्टर क्या है बेटा, आयनिक करैक्टर ये होता है, आयनिक करैक्टर आपको पता है, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे हमने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक करैक्टर नहीं होता, उनमें नॉन आयनिक करैक्टर होता है। आप कह सकते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। याद रखें जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो है वो नहीं बनाते, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आप इनमें नहीं लिखेंगे। फिर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर क्या है जी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत जो है वो रिलेट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं बेटा, ऐसा है कि अगर एक अल्कोहल है ना, लेट सपोज जी अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
तो वो हम कहेंगे कि ये अल्कोहल फैमिली है। अब उस OH ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, या कोई और जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो फिर भी वो अल्कोहल ही कहलाएंगी। इन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप कॉमन हो तो फिर उसके साथ चाहे जितने मर्जी कार्बन लगे हुए हों वो फैमिली एक ही कहलाएगी, ठीक है, एक ही फैमिली होगी। तो आप अगर सिर्फ अल्कोहल्स की हम बात करें तो फिर मिथाइल जो मेथनॉल है, यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, बेशक इनमें कार्बन के नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन अल्कोहल ग्रुप लगने की वजह से ये एक ही फैमिली के मेंबर हो गए हैं। हम उनको अगर उनका एक मेंबर पढ़ लेंगे तो समझ लें हम तकरीबन सारी की सारी फैमिली को जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन, इसीलिए मिलियन ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान हो गया है। अगर हमें वो 12, 13 या 14 जितने भी वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मोस्ट कॉमन है, और वो अगर हम पढ़ लें तो उनके अंडर जितने भी मिलियन ऑफ कंपाउंड्स आते हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं। फिर है जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे कम्प्लेक्स भी होते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन का बेतहाशा नंबर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप ये जैसे यहाँ पर उन्होंने स्टार्च का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H10O5 होल N। अब ये जो N लिखा हुआ है ना बच्चे, इस N की जगह पर 1 2 3 4 5 200 300 1 लाख 4 लाख कुछ भी आ सकता है। स्टार्च क्या होता है जी आपके पास, अगर आपको पता हो तो स्टार्च आपके पास प्लांट्स में जो है वो पाया जाता है, ठीक है, आपने बायोलॉजी में भी शायद पढ़ा हुआ होगा। तो बच्चे ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है, ये उसका फॉर्मूला है। N की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1000 ऑफ नंबर भी आ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स भी होते हैं, बिकॉज बहुत बड़े बड़े मोलेक्यूल होते हैं। इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोटा सा मोलेक्यूल है, ठीक है, वाटर है छोटा सा मोलेक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कोई सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, वो छोटे छोटे से जो है वो उनके मोलेक्यूल्स होते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके कॉम्प्लेक्स और बड़े मोलेक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोटीन्स हैं भी इनके अंदर आ जाती हैं, उनके भी मोलेकुलर मैसेज बहुत ज़्यादा हैं। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा हुआ होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, कि आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन Hb जो है वो बहुत बड़ा मोलेक्यूल है और मैस भी ज़्यादा रखता है। फिर है जी आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चे? आइसोमरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, मरिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आइसोमरिज्म एक कॉमन फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलेक्युलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोलेक्युलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। ये जो फिनोमेना है आइसोमरिज्म का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन है, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिनका आपके पास जो है वो 2 कंपाउंड्स होंगे, उनका मोलेक्युलर फार्मूला आपको सेम लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोमरिज्म का पूरा टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शंस स्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत जो आपके पास ये आयनिक बॉन्ड्स जिनमें होते हैं, उन कंपाउंड्स की निस्बत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस स्लो होंगे। सॉल्युबिलिटी बच्चे, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, पोलर नहीं होते। नॉन पोलर का मतलब ये है कि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते, इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते। बात समझ में आई? पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिज़ोल्व, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे कि आप देख लें पेट्रोल है, पेट्रोल कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। ऑयल हैं, ठीक है, वैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि ये किस में डिज़ोल्व होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, इनके अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो सकती हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, जैसे अमोनिया है, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के लिए ये पैराग्राफ जो है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी से पैराग्राफ में आप जो है वो बस नाम ले सकते हैं, वरना इम्पॉर्टेंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप जो है उसके लिए 2-4 अलहदा बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, अगर इन डिटेल में बताऊँ तो। आपके लेवल पे यही बात आपको जो है वो याद रखने में ज़्यादा, मैं 2-4 चीज़ें बताती हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बड़ा जो है वो फॉरम है, और कहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात अपने आप को देख लें, ठीक है। आप क्या हैं जी, आपकी बॉडी जो है, ठीक है, किस चीज़ से मिलके बनी है, बायोमोलेक्यूल से मिलके बनी है। वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, आपके पास प्रोटीन्स हैं, DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, इन्हीं से मिलके बनी हुई है आपकी पूरी बॉडी, ठीक है। बेटा ये सारे के सारे जो मोलेक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक मोलेक्यूल्स हैं,
ठीक है, पहली बात। तो इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सारे मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वट ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपके एंजाइम्स जो हैं, जो आपकी बॉडी में वर्किंग के लिए ठीक हैं, वो भी। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आपने सुना होगा, ऑयल, गैस, केरोसिन ऑयल, डीजल, हाई स्पीड डीजल वगैरह वगैरह, बेतहाशा चीज़ें हैं ऑयल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, नेचुरल गैस में, घरों में गैस आती होगी आपके, जो है वो नेचुरल गैस जिसको कहते हैं मीथेन होती है वो, ठीक है, वो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। पेंट्स हैं, पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गए, ग्लू हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। यहाँ तक कि किसी हद तक कुछ फर्टिलाइजर्स भी जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ज़्यादातर फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होते हैं, बट कुछ जो है वो ऑर्गेनिक भी होते हैं। इसके अलावा फूड में, मेडिसिन में, वुड में, ठीक है, अब लकड़ी का काम देख ले कितना ज़्यादा, टेक्सटाइल फाइबर्स में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, डाइज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप चाहे पॉइंट्स में बना के ये चीज़ें लिख लें कि ये 2-4 चीज़ें जो दी हुई हैं यहाँ पे, कि ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, ये कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। फिर हैं जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते कहाँ से हैं? बच्चे सबसे जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे फ्यूलिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है, फ्यूलिंग का मतलब होता है ईंधन के तौर पे यूज़ का होना, वो है जी पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ठीक है। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें ही नेचुरली बनती हैं, हम इन्हें खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। ये ज़मीन जो है, इन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचर ने आपको दिए हुए हों, आप खुद ना बना सकें। बात समझ में आई है? ये हम खुद नहीं बना सकते, ये नेचर में रिजर्व। आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान में गैस जो है वो पाई जाती है, ठीक है, या फिर अरब ममालिक में तेल बहुत ज़्यादा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम है, इसमें कोल है, नेचुरल गैस है, वास्ट रिजर्वायर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चे इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, और फ्यूल का मतलब जो चीज़ ईंधन के तौर पर काम करे। तो जो पिछली चाहे वो डेड प्लांट्स हों, डेड एनिमल्स हों, वो जब बहुत सालों तक ज़मीन के नीचे जो है वो दबे रहते हैं, उसके बाद हाई प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं बहुत, और ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है बेटा, कोई मिलियन ऑफ ईयर्स, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ साल के बाद जाके आपके पास ये जो है वो रिसोर्सेज बनते हैं। इसीलिए इन रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, ये इतनी जल्दी नहीं बनते होते दोबारा, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले बात करेंगे हम कोल की। कोल क्या है जी? कोयला, सुना हुआ है आपने शुरू से, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वॉज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ, कैसे बनता है कोल? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जी, बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द ट्रीज बैरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कितने? 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ठीक है। इतने साल पहले से जो प्लांट्स वगैरह दबे हुए थे ज़मीन के नीचे, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए कोल में। बेटा ये जो डायाग्राम है ना, वुड इनटू पीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, हाउ कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, या हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, या क्वेश्चन आ जाता है हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। उनमें आपने ये डायग्राम बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है जी? वुड है, सबसे पहले होती है जी लकड़ी, ठीक है। वुड वो बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन की वजह से कन्वर्ट होती है पीट में, ठीक है। पीट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, लिग्नाइट हाई प्रेशर की वजह से बिटुमिनस कोल में, और बिटुमिनस कोल प्रेशर की वजह से एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है, कोयला है ये आपके पास जो है वो। ये आपके पास जो है वो फ्लोशी डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मैंने बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जी आपके पास कोल, आपके पास जी सॉलिड फ्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री पे जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, इसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें कौन सी बनती हैं इससे? एक आपके पास जो है वो कोक बनती है, दिस इज सॉलिड रेजिड्यू। कोल गैस बनती है, कोल गैस आपके पास गैस है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होती है। और कोल तार, कोल तार आपने सुना होगा, ब्लैक कलर का हाई डेंसिटी लिक्विड होता है, ये सड़कें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक जो है वो जब सड़क बन रही हो तो ब्लैक कलर की एक ना बहुत स्टिकी सी चीज़ जो है वो डालते हैं बनाने के लिए, दैट इज़ कोल तार, ठीक है। तो कोल तार कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से हम अलहदा करते हैं। अब बेटा अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो पाकिस्तान में कोयले के बहुत सारे रिसोर्सेज
रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेटेड कितने हैं जी? 184 बिलियन टन हैं कोयले के रिसोर्सेज हमारे पास। ठीक है, जिसमें से 80% जो कोयला है वो किस लिए यूज़ होता है? आपने देखा होगा आते जाते अक्सर जगहों पे ईंटों की भट्टियाँ लगी हुई होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े से जो है वो किल्न होते हैं, टावर से आपको लगते हैं जिसमें धुआं भी निकल रहा होता है। ठीक है, वो एक तो ब्रिक्स को ये बेक करने के लिए यूज़ होती हैं, और सेकेंडली डोमेस्टिक पर्पसेस घरों में जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ होती हैं। Conscious efforts are being made by the government to induct coal into industry by setting up coal-based power units। बहुत सारे जो अब हमने यूनिट्स भी लगाए हैं, साहिवाल में भी बचे कोल जो है वो प्लांट लगा है, उसमें हम करते क्या हैं, कोयला को जलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड WFP आर ऑल कीन टू एक्सपैंड कोल यूटिलाइजेशन एंड पावर जनरेशन। तो ये सारे जो है वो सूबे अपने अपनी जगह पे रह के जो है वो कोयले के प्लांट लगा रहे हैं। एक और बात, कोयले का प्लांट बचे इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, बिकॉज इसके अंदर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बनता है। आपको पता है कोयला जब जो है वो बर्न होता है, कम्बशन होती है उसकी, तो आपके पास हाई अमाउंट में पोल्यूशन और जो है वो धुआं वगैरह प्रोड्यूस भी हो रहा होता है। बट बहरहाल ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जो है वो ईजी सा जो है वो वे है। उसके बाद ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या है आपके पास, जैसे कि हमारे पास ये मिथेन आ रही है, सुई गैस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का जो है वो एक वे है पाकिस्तान में, इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। नेचुरल गैस पाकिस्तान में पाई जाती है। अब क्योंकि कोल और मिनरल ऑयल के जो है वो हमारे पास रिजर्वॉयर्स कम हैं, इसलिए नेचुरल गैस हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वे है एज अ फ्यूल। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये डेफिनेशन भी समझ लें नेचुरल गैस की है। व्हाट इज नेचुरल गैस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। मीथेन क्या होती है? CH4। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो पाकिस्तान में गैस पाई जाती है और काफ़ी सस्ती भी मिलती है। इसे पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, इससे हम बिजली भी बनाते हैं और जो है वो इससे और बहुत सारी जो है वो जगहों पे यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर है, इतना आपने करना है।